ब्रिटिश नाम जो है वो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है। अमेरिकन इसको बाइपोलर कहते हैं। आजकल बाइपोलर ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दूसरा पोल इसका ये है कि जहाँ पे मरीज़ बहुत हायर साइड पे चला जाता है और वो ही डिप्रेशन के सिम्टम्स उसके बढ़कर मैनिया या हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या बोला तुमने? प्रमोशन नेक्स्ट ईयर हो जाएगी? ये मिजाज की बीमारी है कि इसमें मिजाज के अंदर उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ के, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी बहुत स्टेबिलिटी से गुजारने में दुश्वारी महसूस करता है। ये अपने ऑफिस का गुस्सा ना वहीं छोड़कर आया करें। कि अगर आप अपनी नींद का साइकिल आपका डिस्टर्ब होने लगे, अगर आपको अनयूजुअल गुस्सा आने लगे, अगर आप नशा वगैरह कोई भी अद्वियात अगर इस्तेमाल करते हो, तो उन लोगों में ये एपिसोड ज़रा जल्दी आती हैं और अग्रेसिव आती हैं। पता नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। मिजाज का पता ही नहीं है भाई जनाब के। मूड डिसऑर्डर्स है बेसिकली, मूड का मसला आ रहा है बेसिकली, आपके मिजाज में बिगाड़ आ रहा है। और मूड डिसऑर्डर्स की इकसाम में एक बाइपोलर है, दूसरा डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। मेरा एहसास ये है कि इस तरह के सब मामलात में भी 2-3 चीज़ें इंसान की बड़ी मदद करती हैं। वो अगर उनको मलहूज़ रखे तो ऐसे नशेब व फराज में अपने आप को संभाल सकता है। एक तो ज़िंदगी को ज़िंदगी की हकीकतों के साथ लेना। जब हम रोमानवियत का तरीका इख्तियार कर लेते हैं, ज़िंदगी क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, उनके बारे में ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं जो कभी पूरे होते हैं और कभी पूरे नहीं होते, तो इससे बड़ी खराबी वाक़ई हो जाती है। आप सोए नहीं अब तक? नहीं, तो बैठो ना। कल मेरी सीईओ के साथ मीटिंग है और मेरी प्रेजेंटेशन भी है। तुम देखना शुमैला, इस दफा मेरी प्रमोशन से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मेनिया एक तेजी वाली कैफियत का नाम है, जिसमें एक बंदा जो है बड़ी तेजी में आ जाता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्यालात, बड़े बड़े मंसूबे, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अप हो जाना, यानी कि डिप्रेशन के एक अपोजिट फेस है। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना अपने खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए मुझे, है ना? खुद के काम करने में बरकत भी है और अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं मुझसे। इसमें हर चीज बढ़ जाती है, ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, और लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक ऐसी चीज होती है कि जो बड़ी
खतरनाक भी हो सकती है कि उसमें ये बंदा जो है उसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोसिटी हो जाता है। वो समझता है कि उसमें अल्लाह ने कोई ख़ास पावर या ताकत दी है जिससे वो बड़े बड़े ज़िंदगी में काम कर सकता है। जब भी काम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा ना तो मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा। इस कैफियत को, जो मोडुलेशन है, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं, आप नए नए इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं मेनिया। एक कंडीशन होती है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में ये होता है कि हालांकि वो बंदा थोड़ा सा ओवर एनर्जेटिक है, ओवर कॉन्फिडेंट है, जो कि पहले नहीं था, अब तेज़ी में आ गया है, लेकिन उसकी तेज़ी इतनी नहीं है कि उसके ज़िंदगी के कामकाज मुतासिर होने लगे या डिस्टर्बेंस होने लगे उसकी ज़िंदगी में, बल्कि घर वाले भी समझते हैं कि यार ये तो बड़ा काम वाला हो गया है। ऑफिस में भी बॉस बड़ा खुश होता है कि यार ये ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस हो गई है, बड़ा एनर्जेटिक हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। शुबैला, आज की प्रेजेंटेशन बहुत 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 अच्छी गई है। अपने जिस्म में आप ऐसी ताकत महसूस करते हैं कि आप दुनिया फतह कर सकते हैं। आपका मिजाज इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ सर पे प्लेट तोड़ के चला जाओ और आपको गुस्सा नहीं आएगा, अरे कोई बात नहीं, चलो। माशाल्लाह, मुझे तो आप कल सुबह से जाग रहे हैं और कल पूरी रात काम किया और फिर बगैर सोए ऑफिस चले गए और अब दोबारा से काम शुरू कर दिया है। प्लीज सो जाएं, थक जाएंगे आप। थकावट? मुझे थकावट नहीं है। आई एम वेरी फ्रेश। यू नो व्हाट, स्लीपिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैनिक फेज कहते हैं, उसी की एक सटल वर्जन, उसी का एक सबलिमिनल वर्जन हाइपोमेनिया कहलाता है। लेकिन हाइपोमेनिया में उस हद तक बिगाड़ नहीं होता, प्रॉब्लमैटिक नहीं हुए होते आप अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। एक मैनिक इंडिविजुअल बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब अगर किसी को 24 घंटे जागते हुए हो गए हैं और अब उसे सोने की ज़रूरत अभी भी नहीं महसूस हो रही, उसे लग रहा है अरे अभी भी एक शॉट अभी भी हो जाएगा और अभी भी कर लेते हैं, एक टेक और ले लेते हैं, आधे घंटे की शूटिंग और चल जाएगी। कैसे नहीं नींद आ रही सर आपको, क्यों नहीं सो रहे आप? ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, बल्कि बताओ कल के लिए क्या लाइंड अप है। प्रॉबेबली ये प्रोडक्टिविटी आपको तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपनी बॉडी के लिए कितना एग्जॉशन जनरेट कर रहे हैं। आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल एग्जॉशन ले सकती है ना, तो वहाँ पर जब मामला आके सस्पेंड होना शुरू, और फिर सिर्फ आपका काम नहीं है, आपकी एक फैमिली लाइफ भी है, आपने उससे भी टाइम देना है, अपने बाकी मामलात को भी देखना है। वो जो एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट आपकी इन अलामात की वजह से, इस मूड रिलेशन से, इस हाइपर एक्टिविटी से, और फिर उसमें एट टाइम शामिल हो जाती है डिसइनहिबिशन। आपको पता नहीं चलता आपने कहाँ बंद बांधना है अपने जज्बात में। इसी तरह से जब मिजाज में गिरावट आना शुरू होती है, बाइपोलर का दूसरा पोल आता है, तो डिप्रेशन में जाता है मरीज। ज़ारून, क्या हो गया है आपको? सब ठीक हो जाएगा। आज ऑफिस से आने के बाद आप इतना उदास क्यों हो गए? पता नहीं, मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। कोई भी काम करने में मजा ही नहीं आता मुझे। तो जो चीज़ें जेन्युइनली मुझे इंटरेस्ट करती थी, स्केचिंग मुझे इंटरेस्ट करती है, कलम उठाने का दिल नहीं करेगा मेरा। और इसमें नींद भी ख़राब हो जाती है, इसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, पेसिमिस्टिक थाट्स और सुइसिडल थाट्स, खुदकुशी के ख्यालात। और अगर ये कैफियत 2 या 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। मर जाऊंगा। हाथ और जिस्म इतना बोझल लगेगा जैसे मनोवजनी है। लेडन पैरालिसिस टर्म इस्तेमाल होती है ना बहुत कॉमनली डिप्रेशन के मरीजों के लिए, जैसे लेडन लेड से निकला है। लेड यानी धात जो होती है, जिसके तांबा जिससे पाइप्स वगैरह बनते हैं, वज़न उसका बहुत है। तो जब मरीज़ आके हमसे ये कहता है कि मुझे अपना एक एक कदम मनोवजनी लगता है, वो एक्चुअली वो चीज़ फील करता है।
जिस्म में से एनर्जी इतनी ड्रेन्ड फील करता है। कहाँ वो फील कर रहा था कि मैं दुनिया फतह कर लूँगा, इतनी एनर्जी, और कहाँ वो ये फील करता है कि बिस्तर से निकल नहीं सकूँगा, जो चादर मेरे ऊपर है हल्की सी कॉटन की, ये उठाई नहीं जाएगी मुझसे, इतनी ड्रेन्ड एनर्जी। मेरा कोई चाह नहीं है मुझे दिन शुरू करने की, अपने कोई कुछ है ही नहीं रखा इस दिन में करने को। टाइम टू टाइम, यूजुअली ड्यू टू सम डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उसमें हम उसे, जब वो बंदा स्ट्रेस में हो और उसकी वजह से उसमें उदासी, मायूसी, परेशानी वाली कैफियत हो, रोना धोना, और उसके इंटरेस्ट में कमी हो जाए, उसके शौक़ दिलचस्पी में कमी हो जाए, और सारा दिन एक ग्लूमी स्टेट रहे, और ये कैफियत 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अरसे के लिए रहे, तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें ये भी है कि कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी जो है इतनी डिप्रेसिव फेज में चला जाता है कि खुदकुशी भी कर सकता है। मिजाज इतना गिरा हुआ है कि आप मुझे मेरी मनपसंद चीज़ लाके मेरे सामने रख दें, खाने का शौक़ ही नहीं होगा, भूख ही मरी हुई है। ये तमाम वो डिप्रेशन के फेज़ की कैफियत हैं जो कि इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है। बैठे बैठे रोने का दिल चाहेगा, और इसी डिप्रेशन में, जैसे मेनिया में मैंने आपको बताया साइकोसिस अमालगमेट हो सकता है, इसी तरह डिप्रेशन में साइकोसिस अमालगमेट हो सकता है। ऐसा बिलीव जो कि कोई रैशनैलिटी नहीं हो, जिसका प्रूव नहीं हो, और वो कहे कि भाई ये बात कंफर्म है। एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी, इन विच द वन पर्सन थिंक्स दैट हिज और हर पार्टनर इज गोइंग टू बी अनफेथफुल, या ही और शी इज इन्वॉल्व विद समवन एल्स, कि भाई वो किसी और से मिली हुई है या किसी और के साथ उसका ताल्लुक है, या हस्बैंड वाइफ पे शक करे या वाइफ हस्बैंड पे करे, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसे डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी कहते हैं। हालांकि होती नहीं है वो बात, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि ये शायद इस तरह की हरकतें कर रहा है या कर रही है, तो ये डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी है। ज़ारून, 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 मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। नहीं चाहिए सर। अपनी बीवियों पर शक करते हैं और वो किसी से बात कर रही होती है तो फिर वो समझते हैं कि इनके उनसे सलाम दुआ है, तो तलाक दे देते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें खुद देखा हंस हंस कर बात करते हुए, और मैं इल्जाम लगाऊंगा? अच्छा बताओ ना, कौन है वो? कहाँ रहता है? बताओ ना, कौन है वो? जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को मैं। कोई नहीं है। क्या हो गया है आपको? सब कुछ आपका वहम है, आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। डिल्यूजन कहते हैं कि फर्म फॉल्स बिलीव व्हिच कैन नॉट बी शेकन विद आर्गुमेंट्स एंड व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द एविडेंस। एक ऐसा मफरूज़ा या एक ऐसा यकीन जिसको, यानी कि आप उस बंदे को जितना भी समझाएं, वो जितने भी सबूत दें, वो उस चीज़ को ना माने। आपको मुझ पे शक है ना, तो आप ये लें, आप ये कॉल रिकॉर्ड्स देख लें। क्या करूंगा इसका मैं? सारी चीजें डिलीट करके, सारे मैसेज डिलीट करके मुझे मोबाइल थमा दिया हाथ में, हाँ? कि चेक कर लें? बीवी के लिए यकीनन मुश्किल होगा अगर उसका शौहर उसको शक करने लगे, लेकिन अगर वो ये समझती है कि ये जो शक है ये इसकी बीमारी की अलामत में से शामिल है, ये वो उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, ये बीमारी की अलामत है। डिल्यूजन इस हद तक निहिलिज्म होता है इंसान को ख़ात्मे और ख़त्म होने और दुनिया के ख़त्म हो जाने का इतना कॉन्सेप्ट उसके जहन में पुख्ता होना शुरू हो जाता है कि उसको यकीन होता है कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें, मेरे ऑर्गन्स हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो गए हैं, मैं अब जो है मौत की डगर पे खड़ा।
कोटार्ड सिंड्रोम एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि इसमें बहुत कॉमनली देखने में आती है। इंसान को ये यकीन होता है कि मैं लाश हूँ, एक्चुअली चलती फिरती, चल फिर रहा हूँ लेकिन मर चुका हूँ, बस ये आपको नज़र आ रहा है मेरी तो मौत वाक़ई हो चुकी है। ये डिलूजन उसको यकीन पुख्ता हद तक होगा। इंडिविजुअल्स हैव बीन फाउंड डिगिंग ग्रेव्स, कब्रिस्तानों में अपनी, कि क्या कर रहे हैं सर, मैं लेटने जा रहा हूँ, मर चुका हूँ ना, मैं अपने आप को दफना रहा हूँ। ये यकीन होता है हमें, कोटार्ड सिंड्रोम कहलाता है। बट डिप्रेशन के फेज़ में साइकोसिस इतना सिवियर हो सकता है और फिर डिप्रेशन के फेज़ में सुसाइड की तरफ भी हम जा सकते हैं। जो रेड फ्लैग्स जिन्हें हमें ख्याल रखना होता है वो यही होते हैं। बाइपोलर में अगर ये अलामात मेनिया वाली 7 दिन या उससे ज़्यादा लास्ट करें या 7 दिन से कम हो लेकिन इतनी शदीद हो कि हॉस्पिटल लाना पड़े तो मेनिया डायग्नोस किया जा सकता है। सटल वर्जन हो तो हाइपोमेनिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे बहुत से सीनियर्स हमें बताते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स आपको नज़र आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स करते हैं, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करते हैं, इतनी ऐसी टास्क कर गुजरते हैं जो हमें और आप सोच नहीं सकते, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी दैट देयर हाइपोमैनिक। जो कुरान में इसके ऊपर इशारा दिया गया है कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, उसकी एक रूह भी है, उसके एक जहनी मसाइल भी हैं, उसकी रूहानी मसाइल भी है, उसके जज्बात के मसाइल भी हैं। और इस मसाइल को सामने रखते हुए हमें देखते हैं कि काफ़ी ऐसी तहकीक हुई है जो हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे करिकुलम से ये मॉरल एजुकेशन को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अलग कर दिया गया। हमारी तालीम जो हमारी 19th सेंचुरी में डेवलप हुई, स्कूल करिकुलम जो डेवलप हुआ, वो सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर को बनाने के लिए हुआ, वो एक जॉब के लिए एक वर्कर बनाने के लिए हुआ। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जहनी नशोनुमा की तरफ या कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ काम नहीं किया, जो कि असल इस्लामी रूह थी जो पहले होती थी। तो उसकी वजह से हमें आज की जनरेशन में इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज वो इस बारे में पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे पास बेतहाशा किताबें हैं। जब मैं खुद ज़ाती तौर पर जब दीन का इल्म हासिल शुरू किया तो हमें देखा कि वाकई में इसके बारे में कई बेतहाशा तहकीक मौजूद है, किताबें मौजूद हैं। असलन तो आपको हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखना है, आपको इल्म व अकल की रोशनी में कोई इलाज मुआलजा करना है, आपको किसी माहिर के पास जाना है और उससे मशवरा करना है। इट कैन बी ट्रीटेड ईजीली, मेडिसिन्स हैं और साइकोथेरापी की अगर ज़रूरत है तो साइकोथेरापी भी हो सकती है। कोई भी इंसान के लिए आसान चीज़ नहीं है कि वो अपने लिए कोई, जैसे कैंसर को एक्सेप्ट करते हुए हमें कितनी तकलीफ़ होती है अगर किसी को हो जाए, इसी तरह साइकियाट्रिक इलनेसेस को भी एक्सेप्टेंस में उतना ही वक्त लगता है जैसे कि किसी आम बाकी बीमारी में किसी भी फ़र्द को लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर जावेद बात कर रहे हैं? वो मुझे अपने हस्बैंड के लिए आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए।